हाय स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप यू ऑल आर गुड। सो आज के सेशन में हम पार्ट 3 में फिज़िक्स के अगेन क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं। तो यहाँ पर देखिए दो वीडियोस फिज़िक्स से क्वेश्चन रिलेटेड मैं आपको करवा चुकी हूँ सॉल्व। अगर किसी को कोई डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन है, द एनर्जी स्टोर्ड इन अ कॉइल ऑफ सेल्फ इंडक्टर्स ऑफ 50 mH कैरिंग अ स्टेडी करंट ऑफ 2 एम्पियर इज। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास 4 ऑप्शन है, 1 जूल, 10 जूल, 5 जूल, 0.1 जूल। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए हमें यहाँ पे क्या निकालना है, क्वेश्चन को समझना है, देन उसके बाद अपनी क्वेश्चन में ये देखना है कि हमें क्या क्या चीज़ें गिवन है। ओके, सो यहाँ पर देखिए एनर्जी स्टोर्ड है तो हम एनर्जी स्टोर्ड का यहाँ पे फॉर्मूला लगाएंगे। मतलब हमें यहाँ पे एक फॉर्मूला यूज़ करना है जिससे कि हम एनर्जी स्टोर निकाल सकते हैं। सबसे पहली बात, यहाँ पे जो एनर्जी स्टोर्ड हो रही इंडक्टर में वो किसके कारण हो रही है, ड्यू टू करंट फ्लोइंग थ्रू इट, जो उसमें करंट फ्लो हो रहा है। सो इसको हम लिख सकते हैं E इक्वल 1/2 LI स्क्वायर। ठीक है, अब क्या करना है आपको, बस वैल्यू पुट करनी है। हेयर आई यहाँ पे करंट है। ओके, तो यहाँ पर एल क्या हो जाएगा आपका, इंडक्टर, सेल्फ इंडक्टर, इस तरीके से भी आप इसको लिख सकते हैं, LI स्क्वायर। मैंने एकदम मिक्स करके लिख लिया तो आप कंफ्यूज मत होना। हाफ 50, एल की जगह 50 रख दिया। करंट हमें कितनी गिवन है, 2 एम्पियर। ओके, तो अभी देखिए 50 सेल्फ इंडक्टर MH है तो हम इसको क्या लिख देंगे, 50 10 raised to the power -3 मल्टीप्लाई आई कितना हमें गिवन है, करंट 2 एम्पियर, यानी कि 2 का स्क्वायर, बिकॉज आई स्क्वायर है तो इसका भी स्क्वायर हो जाएगा। आफ्टर ऑल जब आप इसको सॉल्व करेंगे डिवाइड करके आपका आंसर 0.1 जूल आएगा। ठीक है, तो ये, और जो एनर्जी होती है, एनर्जी की यूनिट जूल होती है, करंट की यूनिट एम्पियर होती है। आपको यूनिट याद होनी चाहिए क्योंकि यूनिट और फॉर्मूले से आपके क्वेश्चंस बहुत बनते हैं और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपके डायमेंशनल फॉर्मूले जो हैं वो आपके आते हैं। ठीक है, सो इसका आंसर है ऑप्शन 4। नाउ सेकंड क्वेश्चन है हमारा, अ मोटर कार इज मूविंग विद द स्पीड ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड ऑन अ सर्कुलर ट्रैक ऑफ रेडियस 100 मीटर इफ इट्स टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इज 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो इट्स रिजल्टेंट एक्सेलरेशन क्या होगा। ठीक है, क्वेश्चन में हमें क्या क्या गिवन है पहले देखिए। क्वेश्चन में हमें गिवन है स्पीड। ठीक है, उस मोटर कार की हमें मूविंग, जिस स्पीड से मूव कर रहे हैं वो हमें गिवन है। रेडियस हमें गिवन है, एक्सेलरेशन हमें गिवन है। क्या करना है, वैल्यू रखनी है। सेंटर देखिए यहाँ पे हमें दो चीज़ें निकालनी है। क्वेश्चन में हमें एक्सेलरेशन एंड रिजल्टेंट एक्सेलरेशन हमसे पूछा है, तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा। देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले हमें क्या गिवन है, यहाँ पे एक्सेलरेशन गिवन है तो इसको मैं A1 कर लेती हूँ, या आप इसको एक्सेलरेशन सीधा मान लीजिए। 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सेलरेशन की यूनिट होती है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। वेलोसिटी हमें गिवन है 20 मीटर पर सेकेंड। रेडियस हमें गिवन है 100। ठीक है, 100 मीटर। नाउ सबसे पहले हम निकालेंगे सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन हम निकालेंगे जिसका फॉर्मूला होता है AC सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन हो गया इज इक्वल V² बाई R। ठीक है, अब क्या करना है, वैल्यू रख दीजिए 20 क्रॉस 20, 20 क्रॉस 20, क्योंकि V² है तो 20 को 2 बार इंटू कर देंगे। एंड R कितना हमारे पास 100 है, तो ये कितना आ गया, 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ गया। नाउ अब हम निकालेंगे रिजल्टेंट एक्सेलरेशन निकालेंगे, तो मैं इसको शॉर्ट में लिख दूंगी AR। ठीक है, यहाँ पे सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन था, यहाँ पे रिजल्टेंट एक्सेलरेशन है। नाउ हम क्या करेंगे, रिजल्टेंट एक्सेलरेशन निकालने के बाद जिस साइड से हमने सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन निकाला उससे एक सब रिजल्टेंट एक्सेलरेशन निकालेंगे। एंड देन यहाँ पर हम रख देंगे दोनों की वैल्यू। जब हमें रिजल्टेंट एक्सेलरेशन निकालना होगा तो हमारा हो जाएगा AT² प्लस AC²। ठीक है, नाउ हम क्या कर देंगे, वैल्यू रख देंगे, तो 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर कर दोगे, अंडर रूट में है, आपका आंसर आ जाएगा। आप इसको सॉल्व करेंगे तो ठीक है। अगर कोई डाउट हो तो कमेंट में आप बता सकते हैं, पूछ सकते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर थर्ड है, द मैक्सिमम एंड मिनिमम मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट ऑफ टू गिवन वेक्टर्स आर 17 एंड 7 यूनिट रिस्पेक्टिवली। इफ दीज टू वेक्टर्स आर एट राइट एंगल टू ईच अदर द मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट। देखिए ये क्वेश्चन आपका काफ़ी लेंथी क्वेश्चन है और अगर आपको इसका पूरा सोल्यूशन चाहिए तो आप मुझे बता सकते हैं। मैं इसका एक इक्वेशन आपको लिखवाऊंगी जिससे कि आपको क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको वेक्टर 17 के लिए निकालना है, देन अपने 7 यूनिट के लिए, मतलब इन दोनों के लिए आपने निकाल कर वैल्यू रखनी है। ठीक है, तो मैं इक्वेशन लिख रही हूँ यहाँ पे, R इक्वल A² प्लस B²
प्लस 2ab कॉस थीटा। ठीक है, तो आपने इसमें क्या रखना है, वैल्यू रखनी है एंड आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन थोड़ा लेंथी है बट सिंपल है। नाउ यहाँ पे आप देखिए आर मैक्सिमा और मिनिमा पूछा है, तो मैं आपको एक और हिंट दे देती हूँ। आर मैक्सिमा जब आप निकालोगे तो वहाँ पर जो थीटा है उसको ज़ीरो रखना, और जब अगर आप आर मिनिमा निकालेंगे तो वहाँ पर जो थीटा की वैल्यू होगी उसको आपने 180 डिग्री रखनी है। ठीक है, तो आपका जो आंसर है वो 13 आएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 4, द मैग्नीट्यूड एनर्जी ऑफ अ बॉडी बिकम्स 4 टाइम इट्स इनिशियल वैल्यू। ठीक है, यानी कि किसी भी बॉडी की जो काइनेटिक एनर्जी है वो 4 टाइम हो रही है उसकी इनिशियल वैल्यू के, तो जो न्यू मोमेंटम होगा वो क्या होगा, द न्यू मोमेंटम विल बी। ठीक है, सो बहुत सिंपल है, इसको सीधा आपने याद कर लेना है। सो द न्यू मोमेंटम विल बी ट्वाइस ऑफ इट्स इनिशियल वैल्यू, यानी कि जो उसकी इनिशियल वैल्यू होगी उसके ट्वाइस हो जाएगा। बिकॉज काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला आपको पता ही होगा क्या होता है, हाफ एम वी स्क्वायर होता है। ठीक है ना, स्क्वायर है यानी कि ट्वाइस। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, द यंग्स मॉडुलस ऑफ द मटेरियल ऑफ अ वायर इज 2 क्रॉस 10 रेज टू द पावर 10 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। If the elongation strain is 1%, then the energy stored in the wire per unit volume is कितना होगा, जूल पर मीटर क्यूब इज। तो देखिए यहाँ पर आपने यूज करना है यंग मॉडुलस का फॉर्मूला। आपको पता होगा क्या होता है, y इक्वल टू स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन होता है, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। और अगर मैं यहाँ पे बात करूँ स्ट्रेन की, स्ट्रेन का फॉर्मूला क्या होता है, डेल एल अपॉन एल होता है। ओके, तो यहाँ पर डेल एल अपॉन एल यानी कि 1/100 आ जाएगा। यंग्स मॉडुलस ऑफ वायर हमें कितना दे रखा है, मटेरियल 2 क्रॉस 10 रेज टू द पावर 10 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर हमें गिवन है। अब आपने क्या करना है, यहाँ पर E इक्वल टू हाफ, क्योंकि देखिए जो एनर्जी स्टोर पर यूनिट वॉल्यूम होता है वो आपका हाफ स्ट्रेस इनटू स्ट्रेन होता है, स्ट्रेस इनटू स्ट्रेन। ओके, बिकॉज यहाँ पे बोला है ना द एनर्जी स्टोर्ड इन द वायर पर यूनिट वॉल्यूम इज दिस, तो आपने क्या करना है, अब यहाँ पर वैल्यूज रख देनी है। सो हाफ स्ट्रेन का हम स्क्वायर कर देंगे 1/100, वैल्यूज रख देनी है आपको, मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 10 रेज टू द पावर 10 जो कि हमें गिवन है। नाउ E इक्वल कितना हो जाएगा, देखिए y की वैल्यू। ओके, सो E इक्वल टू आपका 10 रेज टू द पावर 6 जूल आएगा। समझ में ना आए तो आप कमेंट में बता सकते हैं कौन से क्वेश्चन में आपको डाउट है, तो आप क्वेश्चन के साथ क्वेश्चन नंबर 4, 5, ठीक है, आप कमेंट कर सकते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 6 है, द टॉर्क एक्टिंग ऑन अ बॉडी इज रोटेशनल एनालॉग ऑफ। जो टॉर्क होता है जब वो किसी बॉडी में एक्ट करता है, रोटेशनल एनालॉग किसका होता है, ऑफ मास ऑफ द बॉडी, लीनियर काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी, लीनियर वेलोसिटी ऑफ द बॉडी, या फोर्स इन लीनियर मोशन। तो इसका आंसर है आपका, डायरेक्ट आप इसको आंसर याद कर सकते हैं, फोर्स इन लीनियर मोशन। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, द इनिशियल एंड फाइनल टेम्परेचर of water bath are 18 plus minus 0.5 degree C and 40 plus minus 0.3 degree C respectively. What is the rise in temperature of the bath? ठीक है, तो यहाँ पे एक तरीके से ये जो क्वेश्चंस आते हैं, काफ़ी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो आपको यहाँ पे क्या करने होते हैं, एरर्स बताने होते हैं। ठीक है, एरर से रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं। सबसे पहले आपने क्या करना है, 18 और 40 के बीच का डिफरेंस निकालना है। ठीक है, 40 और 18 के बीच का क्या निकालना है, डिफरेंस निकालना है। तो 14 डिग्री सी माइनस 18 डिग्री सी, यू विल गेट 22 डिग्री सी। ओके, तो ऑप्शन में देखिए, अब ऑप्शन में देखेंगे हमारे पास थर्ड एंड फोर्थ ऑप्शन है जिसमें 22 है। अब हमें पीछे का नंबर चेक करना है, 0.2, 0.8। अब कुछ बच्चे या तो उसको जोड़ देंगे, ठीक है, 5 एंड 3 को, तो सोचेंगे 0.8 आ गया। कुछ बच्चे उसको माइनस कर देंगे, बट आपको क्या करना है, जो आपका 22.8 -22 को माइनस करना है, तो आपका 0.8 आएगा। यानी कि ध्यान रखना, आपको डिफरेंस पूछा है ना, डिफरेंस करना है आपने। ठीक है, तो आपको जो आंसर है वो फोर्थ है, फोर्थ ऑप्शन। नाउ क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, द डायमेंशन ऑफ रिजिडिटी मॉडुलस आर। अब डायमेंशन मैंने जो पार्ट 1 या पार्ट 2 वाली जो वीडियो, उसमें मैंने आपको डायमेंशन की एक ट्रिक बताई थी कि किस तरीके से आपने डायमेंशन किसी भी टर्म का निकाल सकते हैं। आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, ठीक है, फॉर्मूला पता होना चाहिए, उसके बाद उसकी एसआई यूनिट आपको मालूम होनी चाहिए। ईजिली आप क्या कर सकते हैं, डायमेंशनल फॉर्मूला लगा सकते हैं या निकाल सकते हैं। तो इसका मैं आपको डायरेक्ट आंसर बताती हूँ। इसका आंसर है आपका ml रेज टू द पावर -1 t रेज टू द पावर -2। ओके, नाउ
नेक्स्ट क्वेश्चन, द एरिया अंडर फोर्स टाइम ग्राफ गिव्स। जो फोर्स और टाइम ग्राफ होता है, ठीक है, एफ ग्राफ भी जिसको हम कहते हैं, तो वो हमें उसके अंदर मतलब हमें क्या मिलता है? द एरिया अंडर फोर्स टाइम ग्राफ गिव्स क्या देता है? इम्पल्स, मोमेंटम, मोमेंटम। अच्छा, यहाँ पे 2 बार मोमेंटम हो गए, तो आप एक को कट करके आप इसको एक्सेलरेशन कर लीजिए, एक्सेलरेशन, ठीक है। और इसका आंसर एक्सेलरेशन है। फोर्स टाइम ग्राफ हमें क्या देता है? एक्सेलरेशन देता है। इस पॉइंट को हमेशा याद रखना है। इस तरीके से जो ग्राफ वाले क्वेश्चंस होते हैं, ग्राफ से रिलेटेड बहुत से क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं, तो आपको याद होना चाहिए वीटी ग्राफ, डीटी ग्राफ, एफटी ग्राफ, इन सब इनके स्लोप्स हमें क्या देते हैं, इनका एरिया क्या देता है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखने पॉइंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन 10, a plate has length 5 plus minus 0.1 centimeter and breadth 0.01 centimeter, 2 plus minus 0.01 centimeter, then the area of the plate is। तो उस प्लेट का एरिया क्या होगा? देखिए, हमें लेंथ एंड ब्रेथ की बात की गई है, यानी कि कुछ रेक्टेंगल हम कह सकते हैं, ठीक है। अभी आपने पढ़ा होगा 8th 9th स्टैंडर्ड में हम पैरामीटर वाला चैप्टर पढ़ते हैं, तो उसमें हम स्क्वायर और रेक्टेंगल बहुत उसके फॉर्मूलेस हम पढ़ते हैं, क्वेश्चंस उससे रिलेटेड करते हैं। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या होता है? एल इंटू बी होता है। यहाँ पर लेंथ हमें इतनी दे रखी है 5 प्लस माइनस 0.1। तो देखिए, लेंथ हमें वैसे तो यहाँ पे 5 है और ब्रेथ हमारी यहाँ पे कितनी है? 2 है। लेकिन अगर मैं बात करूँ डेल एल, यानी कि डेल एल कितना है मेरा? 0.1 एंड डेल बी कितना है? 0.01। तो इसको आप किस तरह से सॉल्व करेंगे? डेल ए बाई ए इक्वल डेल एल बाई एल प्लस डेल बी बाई बी। अब क्या करना है आपको? इनकी वैल्यूज रखनी है। डेल ए बाई 10 इक्वल 0.1, डेल एल की वैल्यू कितनी है? 0.1 और एल की वैल्यू है 5 प्लस 0.01 अपॉन 2। आफ्टर सॉल्विंग इट आपको कितना मिल जाएगा? 0.25। लेकिन 0.25 आ तो गया है, बट अभी प्रॉपर आंसर हमारा नहीं आया, तो हम क्या करेंगे? ए प्लस डेल ए करेंगे। तो कितना आ जाएगा? ए कितना था? 10 एंड प्लस माइनस 0.25 क्या हो गया इसका आंसर? ऑप्शन थर्ड। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है 11th, अ रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस इमिट्स अ बीटा पार्टिकल्स, द पेरेंट एंड डॉटर न्यूक्लियाई आर। क्या होंगे? आइसोटोप्स, आइसोमर, आइसोटोन, आइसोबार। ये क्वेश्चन आपके केमिस्ट्री में भी आता है। केमिस्ट्री में आप इसको ईजिली अच्छे से और डिटेल में पढ़ते हैं। आइसोबार क्या होता है, आइसोटोप क्या होता है, आइसोटोन्स क्या होते हैं, सारी चीज़ों को आप अच्छे से पढ़ते हैं, बट यहाँ पे हम डिटेल में नहीं पढ़ेंगे। यहाँ पर देखिए क्या होता है, जो जिन टर्म का सेम मास होता है, ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, दी सेम मास which have same mass number but different atomic number, ठीक है। यानी कि वो पार्टिकल्स जिनके मास नंबर सेम होते हैं लेकिन उनके एटॉमिक नंबर डिफरेंट होते हैं, उनको हम क्या कहते हैं? आइसोबार कहते हैं। ओके, उनको क्या बोलता है? आइसोबार कहते हैं। तो इसका आंसर आइसोबार है। नाउ क्वेश्चन नंबर 12, if C is capacitance, V is potential of a capacitor, then dimensional formula for half CV square is। कितना हो जाएगा? CV square का dimensional formula है आपका ml square t raised to the power minus 2। ऑप्शन नंबर A। इन द केस ऑफ इंसुलेटर्स एज द टेम्परेचर डिक्रीजेज रजिस्टिविटी क्या होती है? अगर इंसुलेटर का केस है तो जो टेम्परेचर अगर डिक्रीज होगा तो रजिस्टिविटी क्या होगी? डिक्रीज होगी, कांस्टेंट रहेगी, ज़ीरो हो जाएगी या इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा? देखिए, जो रजिस्टिविटी होती है इंसुलेटर की जब डिक्रीज होती है विद टेम्परेचर के साथ, ठीक है, क्या होती है? रजिस्टिविटी डिक्रीज, ओके, विद टेम्परेचर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कैन बी प्रोड्यूस्ड बाय। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कैसे प्रोड्यूस होती हैं? एक्सेलरेटिंग इलेक्ट्रिक चार्ज के कारण, वाइब्रेटिंग बॉडी के कारण, स्टेशनरी इलेक्ट्रिक चार्ज के कारण, या अ मैग्नेट एट रेस्ट, किसके कारण होती हैं? देखिए, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं विच कैन बी प्रोड्यूस्ड बाय द वाइब्रेटिंग बॉडी या एनी वाइब्रेटिंग बॉडी, ठीक है, जिसमें कि जो वाइब्रेशन होता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों के कारण वाइब्रेशन होता है, जिससे कि आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या होती है? प्रोड्यूस होती है। किसके कारण?
इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। ओके, so we can say that electromagnetic waves can be produced by the vibration of both electric field and magnetic field. Now question number 15. When the angle of incidence on the surface of a transparent material is 60 degree, the reflected light is completely polarized. The velocity of the refracted ray inside the material is. तो इस क्वेश्चन में आपने कौन सा लॉ लगाना है? आपने एक लॉ पढ़ा होगा फ्रॉम ब्रूस्टर्स लॉ। इस लॉ को आपने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा है तो पढ़ लेना। क्वेश्चन आता है न्यूमेरिकल, बहुत सिंपल क्वेश्चन इसका होता है। सो 10 I/P, यहाँ पर हमें 60 डिग्री दिया है, ठीक है। तो आप क्या कर देंगे, यहाँ से C/V कर देंगे, ठीक है, इज इक्वल 10 60 डिग्री, वैल्यू रख दीजिए 10 60 की, तो आपका हो जाएगा V इक्वल टू C/√3, ठीक है। √3 यानी कि हम देखिए C क्या होता है आपका, स्पीड ऑफ लाइट होती है। तो स्पीड ऑफ लाइट की मैंने आपको मैं जब आपको लास्ट जो मैंने क्वेश्चंस करवाए थे वीडियो में, तो वहाँ पर मैंने आपको C की वैल्यू कहा था, आप उसको लर्न कर लेना, क्योंकि न्यूमेरिकल्स में कई बार हमें रखने को पड़ती है वो वैल्यू, तो हमें याद होनी चाहिए। तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है √3। तो अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका जो आंसर है वो बनेगा √3 क्रॉस 10⁸ मीटर पर सेकेंड। इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ऑप्शन में देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 है हमारा। एक कार ऑफ मास 1000 kg, एक कार है जिसका मास 1000 kg है, विच इज़ एक्सेलरेटेड यूनिफॉर्मली फ्रॉम रेस्ट टू अ वेलोसिटी ऑफ 54 km/h इन 5 सेकेंड, ठीक है। 5 सेकेंड में इतना वेलोसिटी रखती है। सो द एवरेज पावर ऑफ द इंजन ड्यूरिंग दिस पीरियड इन वॉट इज। अगेन वेरी सिंपल क्वेश्चन है, फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। पावर का फॉर्मूला क्या होता है, वर्क डन बाय टाइम, ठीक है, ये होता है पावर का फॉर्मूला। वर्क डन दैट मीन्स इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी, या आपका डिक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो भी आपको गिवन है बाय टी। अब देखिए काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है आपका, ½ mv² होता है, और नीचे हम क्या रख देंगे, टी टाइम, ठीक है। अब वैल्यू रख दीजिए, जो जो क्वेश्चन में आपको वैल्यू गिवन है 1/2, ठीक है। अभी देखिए 1000, तो इसको मैं इस तरीके से लिख सकती हूँ, 10³ लिख सकते हैं। एंड v कितना है, वेलोसिटी, वैल्यूज रखने के बाद आपको आंसर मिल जाएगा। यहाँ पे आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा, ओके। कैलकुलेशन अच्छे से करना, क्योंकि कई बार बच्चे क्या करते हैं, फॉर्मूला लगा देते हैं बट कैलकुलेशन करने में उनके आंसर रॉन्ग आते हैं, इसीलिए अच्छे से आप प्रैक्टिस कर लेना क्वेश्चंस को। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ थिन वायर ऑफ लेंथ 0.25 मीटर एंड मास 4 milligram remains suspended in air between the pole piece of magnet. If the wire is carrying a current 0.4 ampere and is making an angle 90 degree with the magnetic field, देन द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज, ठीक है। आपको पता है कि जी की वैल्यू आपको कितनी रखनी है, यहाँ पे 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर रखनी है, ठीक है। क्वेश्चन में वैसे वैल्यूज गिवन होती है, ओके, जी की वैल्यू यहाँ पे गिवन है। तो क्वेश्चन नंबर 17 में मैं आपको फॉर्मूला बता देती हूँ, आप इसमें क्या फॉर्मूला लगा देंगे, mg = BIL लगा देंगे, वैल्यूज रखेंगे, कैलकुलेशन करेंगे, आंसर आ जाएगा, ओके। So next question है 18. A particle is dropped from a height h. The de Broglie wavelength of a particle is proportional to, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए इसका आपके छोटा सा डेरिवेशन होता है, फॉर्मूला आपको याद रखना है। तो v = √2gh, ठीक है, √2gh। नाउ लैम्डा वेवलेंथ बोला है, तो लैम्डा क्या होता है, लैम्डा = h/mv होता है, मास इंटू वेलोसिटी होता है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, v की वैल्यू रख देंगे इस फॉर्मूले में, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप देखना, आपको v का ये पता होना चाहिए वैल्यू, देन आपने लैम्डा का फॉर्मूला रखा h/m × v, v कितना है हमारा √2gh, ठीक है। आफ्टर सॉल्विंग दैट क्या पूछा गया है, वेवलेंथ ऑफ पार्टिकल का जो वेवलेंथ है वो किसके प्रोपोर्शनल होगा, इन 4 वैल्यूज में से। तो लैम्डा इज प्रोपोर्शनल टू h raised to the power -1/2 इसका आंसर होगा, ओके। नाउ
Question number 19. A black body has maximum wavelength lambda at 2000 K. Its corresponding wavelength at 3000 K will be. कितना हो जाएगा? फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर आपने कौन सा लॉ अप्लाई करना है? वेन्स. बाय अप्लाइंग वेन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ. वेन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ. लैम्डा टी इक्वल टू कांस्टेंट होता है. ठीक है, तो हम इसको कुछ इस तरीके से कर सकते हैं. लैम्डा 1m T1 इक्वल टू लैम्डा 2m T2. ठीक है, फिर हम क्या कर देंगे? वैल्यू रख देंगे. लैम्डा m1 इंटू T1 2000 के इक्वल टू लैम्डा इंटू T2 कितना हो जाएगा हमारा? 3000. ठीक है, तो लैम्डा की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2/3 लैम्डा m. ठीक है, ये हमारा क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा. नाउ क्वेश्चन नंबर 20. द रिलेशन बिटवीन द टाइम ऑफ फ्लाइट TF ऑफ अ प्रोजेक्टाइल एट द टाइम ऑफ रीच द मोमेंटम हाइट TM इज कितना हो जाएगा? देखने में क्वेश्चन आप कभी कभी कंफ्यूज हो जाएंगे कि कितना लेंथी क्वेश्चन, बट कोई लेंथी क्वेश्चन नहीं आता. ठीक है, अगर जो आपका सीधा फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन होगा तो उसमें आपको डेरिवेशन भी याद करने की जरूरत नहीं है. बस आपको लास्ट में क्या फॉर्मूला बना है उसको आपने लर्न रखना है. ठीक है, तो देखिए सबसे पहले तो यहाँ पे क्या बोला है कि वो टाइम टू रीच मैक्सिमम हाइट, टाइम टू रीच मैक्सिमम हाइट इक्वल टू टी. ठीक है, यानी कि मैक्सिमम हाइट तक जो टाइम लगा वो टी लगा. अब टाइम टू बैक टू ग्राउंड. ठीक है, प्रोजेक्टाइल क्या होता है? इस तरीके से ना हाइट तक गया, अगेन फिर वो वापस ग्राउंड पे आया. तो टाइम टू बैक टू ग्राउंड तो कितना हो जाएगा? टी. तो हम क्या कर देंगे? TF हमें बोला गया है तो TM प्लस TM तो कितना हो जाएगा? 2TM हो जाएगा. ठीक है, तो इसका आंसर है TF इक्वल टू 2TM. तो यहाँ पे आप ऑप्शन में देख सकते हैं कौन सा है. आई थिंक ऑप्शन नंबर 3, TF इक्वल टू 2TM. नाउ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपका 21. A wheel has moment of inertia 5 cross 10 raised to the power minus 3 kg meter square and is making 20 revolution per second. So the magnitude of torque needed to stop it in 10 second is. तो क्या करेंगे यहाँ पे? देखिए यहाँ पे आपको एक फॉर्मूला, मैंने आई थिंक इस फॉर्मूले से रिलेटेड ही आपका दूसरा या तीसरा क्वेश्चन है. ओमेगा टी कल वाली वीडियो में मैंने आपको करवाया था. इक्वल टू कितना है? 40π/10. ठीक है, ये सेम क्वेश्चन मैंने इस तरीके का क्वेश्चन आपको लास्ट वीडियो में कराया था, तो आप इसको चेक कर सकते हैं. क्योंकि जो इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी होती है ओमेगा, दैट इज 20 इंटू 2π रेडियन पर सेकेंड इक्वल टू कितना हो जाएगा? 40π हो जाएगा. ठीक है, तो ये क्या होता है आपका? मैं इसको बता देती हूँ. दिस इज इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी. ठीक है, इसको याद रखिएगा. तो वही चीज़ करा मैंने, उस वैल्यू रखी है. टाइम 10 सेकेंड हमें दे रखा था क्वेश्चन में हेयर. सो आफ्टर सॉल्विंग दिस वी विल गेट 4π. नाउ टॉक हमसे पूछा है टाउ इक्वल टू I मल्टीप्लाई एल्फा. सो क्या करना है आपको? सीधा अपनी वैल्यू रखनी है. 5 क्रॉस 10 रेज टू द पावर माइनस 3 मल्टीप्लाई 4π. 4π कहाँ से आया? एल्फा की वैल्यू निकाली. 5 क्रॉस 10 रेज टू द पावर माइनस 3 हमें क्वेश्चन में गिवन है. ठीक है, आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 2π 10 रेज टू द पावर माइनस 2 न्यूटन मीटर. ठीक है, ऑप्शन 5. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा. इफ द फेज डिफरेंस बिटवीन टू साउंड वेव्स ऑफ वेवलेंथ. ठीक है, यानी कि दो साउंड वेव्स का जो फेज डिफरेंस है वेवलेंथ की वो लैम्डा ईच इज 60 डिग्री है. देन द करस्पॉन्डिंग पाथ डिफरेंस कितना होगा? फेज डिफरेंस पार्ट डिफरेंस वाला कंसेप्ट अच्छे से पढ़ के जाइएगा. ठीक है, पाथ डिफरेंस इक्वल लैम्डा बाई 2π क्रॉस फेज डिफरेंस. ओके, इस लाइन को याद कर लीजिए, यूज़ होगी बहुत जगह. देन क्या हो जाएगा हमारा? लैम्डा बाई 2π मल्टीप्लाई π/3 एंड इक्वल टू π/6. ये पाथ डिफरेंस फेज डिफरेंस वाला कंसेप्ट आप एक बार देख लेना, क्योंकि आई थिंक इसमें कुछ 360 डिग्री का आपका कुछ एंगल बनता है. ठीक है, तो आप सोच रहे होंगे π/3 कैसे आया, तो आप उस रिलेशन को एक बार पढ़ लीजिएगा.
Now 23. If a body oscillates with an angular frequency omega by constant driving force, then the oscillation are called. क्या कहेंगे, सीधा याद कर लो, फोर्स ऑसिलेशन उसको कहेंगे. अगर कोई बॉडी ऑसिलेट करती है एक एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा से, ठीक है, ड्राइविंग फोर्स क्या है, कांस्टेंट है, स्थिर है, देन द ऑसिलेशन आर कॉल्ड. तो कौन सा ऑसिलेशन हम उसको कहेंगे, फोर्स्ड ऑसिलेशन हम उसको कहेंगे. ठीक है. नाउ क्वेश्चन नंबर 24 है हमारा. टू कैपेसिटर्स हैं 4 म्यू एफ एंड 6 म्यू एफ को, जिनको कनेक्ट किया गया पैरेलल में, आर चार्ज्ड बाय और उसको किससे चार्ज करा है, 100 वोल्ट बैटरी से. सो द एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर इज. देखिए बात की गई है कि जो कैपेसिटर्स है वो पैरेलल में है, यानी कि आप क्या करोगे, कैपेसिटर C इक्वल टू C1 + C2 कर देंगे. ठीक है. अब हम क्या करेंगे, 4 म्यू एफ प्लस 6 म्यू एफ को हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे. सो वी विल गेट 10 म्यू एफ. अब देखिए यहाँ पे म्यू एफ बोले तो आप इसको फराडे में क्या कर दीजिए, कन्वर्ट कर दीजिए. तो आप इसको क्या लिखेंगे, 10 क्रॉस 10 रेज टू दी पावर -6 एफ इक्वल टू 10 रेज टू दी पावर -f आ गया. ठीक है. अब नाउ हमें V तो हमें क्वेश्चन में गिवन है, बैटरी 100 वोल्ट. फिर आपने अब एनर्जी स्टोर्ड आपको निकालना है. यहाँ पे एनर्जी स्टोर्ड के लिए आप फॉर्मूला यूज़ करेंगे, U इक्वल टू 1/2 CV². C आपका आ गया है 10 रेज टू दी पावर 1/2 10 रेज टू दी पावर -5. V आपका 100 का स्क्वायर है. आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको जो आंसर मिलेगा दैट इज़ 5.0 क्रॉस 10 रेज टू दी पावर -2 जूल मिलेगा. ठीक है. नाउ नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन आपका बहुत सिंपल है और आई थिंक आपको ये क्वेश्चन खुद से ट्राई करना चाहिए, क्योंकि आपको खुद से पहचानना है कि यहाँ पर जो हमारे ये रेजिस्टेंस हैं 10 ओम 20 ओम 50 ओम, ये सीरीज़ में कनेक्टेड है या पैरेलल कनेक्टेड है. सबसे पहले आप इसको क्या करोगे, सीरीज़ में करोगे, देन उसको पैरेलल में करोगे तो आपको आंसर मिल जाएगा. ठीक है. तो इसका आंसर 140 ओम में भी है, आप चेक करके एक बार देख लेना. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेन नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ ऑफ अ सोलेनॉइड इज डबल. जब आपका कोई सोलेनॉइड है उसमें जो नंबर ऑफ टर्न्स यूनिट लेंथ जो है वो डबल हो रही है, तो उसका सेल्फ इंडक्टेंस कितना होगा, बिकम्स. सो हमेशा एक लाइन याद रखना, सेल्फ इंडक्टेंस से क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं. इस पॉइंट को, जो सेल्फ इंडक्टेंस वाला सोलेनॉइड वाला क्वेश्चन से है, कॉन्सेप्ट है, इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा. सो सेल्फ इंडक्टेंस is proportional to square of number of turns in coil. ठीक है. सिंपल सी लाइन है, याद हो जाएगी पढ़ते पढ़ते. कितना होता है, 4 टाइम्स होता है, यानी कि कितने नंबर्स ऑफ टर्न्स होता है, 4 नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ ऑफ अ सोलेनॉइड. सो सेल्फ इंडक्टेंस आपका प्रोपोर्शनल होता है टू द स्क्वायर ऑफ नंबर्स ऑफ टर्न्स इन अ कॉइल की. सो दैट्स वाई 4 टाइम्स इसका आंसर हो जाएगा. नाउ क्वेश्चन नंबर 27 है, व्हेन अ बॉडी इज टेकन फ्रॉम द पोल्स टू द इक्वेटर. ओके. व्हेन अ बॉडी इज टेकन फ्रॉम द पोल्स टू द इक्वेटर ऑन द अर्थ, इट्स वेट, इसका वेट कितना हो जाएगा, वेट क्या होगा, इंक्रीज होगा, डिक्रीज होगा, सेम रहेगा, या इंक्रीज होगा साउथ पोल पे, डिक्रीज होगा नॉर्थ पोल पे. अगर हम अपने अर्थ की बात करें स्टूडेंट, तो हमारी अर्थ कैसी होती है, इस तरीके से होती है, यानी कि एकदम गोल नहीं होती है. थोड़ा सा जो हमारा टॉप का और बॉटम का जो अर्थ का पोर्शन होता है वो थोड़ा बल्जिंग होता है. साइड का जो इक्वेटर वाला पोर्शन होता है वो क्या होता है आपका, थोड़ा बाहर की तरफ को होता है, यानी कि आप इसको कह सकते हो कि एक ऑरेंज के जैसा शेप होता है, या एक स्फेयर आप इसको कह सकते हैं. ठीक है. तो ये हमारे पोल्स होते हैं, टॉप और बॉटम्स. ठीक है. नॉर्थ पोल साउथ पोल. ये जो साइड का पोर्शन होता है इसको इक्वेटर कहते हैं. ठीक है. ये हमारी अर्थ का जो बीच वाला पोर्शन होता है दैट इज़ इक्वेटर. अब अगर हम किसी बॉडी को पोल से इक्वेटर पे ले जा रहे हैं, कहाँ ले आ रहे हैं, टॉप पर कोई बॉडी है, सपोज यहाँ पर एक बॉडी है, उसको हम कहाँ पे ले गए, इक्वेटर पे ले गए, तो उसका वेट क्या हो जाएगा, तो उसका वेट डिक्रीज़ होने लगेगा. ठीक है. तो याद रखना है इस चीज़ को. नाउ क्वेश्चन नंबर 28 है. ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, गेट से रिलेटेड जो क्वेश्चन जो भी होता है आप अच्छे से उनको पढ़ लीजिएगा, क्योंकि इनके जो कंसेप्ट होते हैं जब आप हायर स्टडी में चले जाते हैं तो आपका बहुत ज़्यादा यूज़फुल होता है ये गेट वाले टॉपिक्स. ठीक है. सो व्हेन द इनपुट ऑफ टू इनपुट लॉजिक,
अगर कोई दो इनपुट लॉजिक गेट है, उनके इनपुट्स क्या गिवन है हमें 0 एंड 0, आउटपुट हमें 1 मिल रहा है। व्हेन द इनपुट्स आर 1 0, और अगर इनपुट हमने 1 0, पहले 0 0 इनपुट था तो आउटपुट 1 मिल रहा था, अब इनपुट 1 और 0 है तो आउटपुट हमें 0 मिल रहा है। तो जो लॉजिक गेट यूज़ करेंगे वो कौन सा होगा, नॉर, नैंड और एंड। तो यहाँ पर जो यूज़ होगा वो आपका नॉर गेट होगा। देखिए नॉर गेट जो होता है वो कॉम्बिनेशन होता है और एंड नॉट गेट का, ठीक है, और एंड नॉट गेट का कॉम्बिनेशन होता है। ट्रुथ टेबल मैं इसकी बता देती हूँ, आपको सभी की ट्रुथ टेबल याद होनी चाहिए, ए बी और ये है आपका ए प्लस बी। याद रखना नॉर गेट में हम क्या करते हैं, प्लस करते हैं, ठीक है, क्या करते हैं, प्लस करते हैं। नाउ अभी यहाँ पे जो पोर्शन है ये वाला इनपुट है और ये वाला जो हमें ए प्लस बी वाला पोर्शन है ये हमारा क्या है, आउटपुट है, ठीक है। जब हमने इनपुट 0 0 दी तो 0 प्लस 0 कितना होता है आपका, 0 होता है। लेकिन अगर नॉर गेट की बात चल रही है, देखिए हमें याद रखना, अगर 0 प्लस 0 इक्वल टू हमें 0 ना मिलकर 1 मिलता है, क्योंकि नॉर गेट क्या करता है, वैल्यूज़ को पलट देता है। अगर 0 प्लस 0 आपका 0 हो रहा है तो नॉर गेट की बात चल रही है तो 0 का 1 हो जाएगा। इस चीज़ को याद रखना, अगर इनपुट 0 1 हो रहा है तो 0 प्लस 1 तो आपका कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। लेकिन नॉर गेट की बात चल रही है तो वैल्यू पलट जाएगी, कितना हो जाएगा आपका, 0 हो जाएगा, ठीक है। 1 प्लस 0 भी आपका 1 होना चाहिए लेकिन नॉर गेट है तो 0 होगा। 1 प्लस 1 आपका कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। तो ये ट्रुथ टेबल है, तो यहाँ पे इसका आंसर क्या होगा, नॉर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन 29 है, द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ इज 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। R is the radius of earth. The value of acceleration due to gravity at height r and a depth r from the surface of the earth respectively r। तो यहाँ पर आपने क्या करना है, फॉर्मूला लगाना है। मैं रेडियस आपको बता देती हूँ अर्थ की क्या होती है, 6.4 क्रॉस 10⁻⁶ मीटर। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g इक्वल gm अपॉन आर स्क्वायर। या आप इसको इस तरीके से कर सकते हैं जो आपने डेरिवेशन पढ़ा होगा, gm आर प्लस एच का होल स्क्वायर, दोनों तरफ इक्वेट कर देंगे, जी एम अपॉन 2 r स्क्वायर। कुछ इस तरीके से हमने डेरिवेशन पढ़ा होगा, बस वैल्यू रखनी है फिर आपको आंसर मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 हमारा, द एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन फॉर एन इक्विलेटरल प्रिज्म ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.414 इज, कितना होगा। तो इसका आंसर आपका 30 डिग्री होगा। देखिए ये क्वेश्चन भी आपका थोड़ा लेंथी है बट आपको फॉर्मूला ये याद है तो आप इसको कर सकते हैं। म्यू इक्वल टू साइन, मैं 1 2 इसके 9 आपको हिंट पे बता देती हूँ, आप खुद से सॉल्व करके इसको ट्राई करना, नहीं आए तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, पूछ सकते हैं, ठीक है। बाय साइन ए बाई 2, ठीक है। अब हम क्या कर देंगे, ए की जगह पर आप डिग्री रख दें। देखिए जो म्यू है वो हमें दे रखा है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है ये, जो कि हमें 1.414 दे रखा है, ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। साइन आप इसको 60 डिग्री कर लेंगे, प्लस डेल एम ए की जगह पे अपॉन साइन 60/2 कर लेंगे। इसको सॉल्व करके जो आपका आंसर आएगा वो 30 डिग्री आएगा, ठीक है। और एक बात ये ध्यान रखना, जो रूट 2 होता है उसकी वैल्यू होती है 1.414, ठीक है, आप इसको सिमिलर लिख सकते हैं। तो ये थे हमारे फिज़िक्स के मोस्ट 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, आप इनको खुद से करने का ट्राई करना, ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच।